सिंपल मानना ये है कि एनसीईआरटी आपकी सिलेक्टेड एनसीईआरटीज पढ़ें और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होती हैं बेसिकली, तो उससे नोट्स ना बनाएं। हाँ। सिंपली जल्दी जल्दी उनको निपटाते चलें तो एक बेसिक फाउंडेशन आपका तैयार हो जाए। 20 सेकंड हाथ धो सब अब साथ दो, मिलके ही लड़ना है इस बार, हाँ दूरी बढ़ानी है दिल पास लाने हैं, मिलके ही लड़ना है इस बार, हाँ। प्री के लिए सिलेक्टेड बुक्स ही पढ़ें, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बुक्स ना पढ़ें। अब मैं ऐसे घंटे जनरली अवॉइड करता हूँ बताना, क्योंकि मैं किसी को भी बताता हूँ तो फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा कम है। मैं 6-7 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ा, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चन मुझसे मध्य प्रदेश के बारे में ही पूछेगा, क्योंकि मेरा होम स्टेट है जो कि। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। से हमारे साथ है मुकुंद चाहर सर, जिन्होंने अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। ये सर का 4th अटैम्प्ट था। तो आज हम सर के स्ट्रगल की जर्नी जानते हैं, उनके क्या स्ट्रेटजी रही, क्या वो टाइम टेबल फॉलो करते थे, क्या बुक्स फॉलो करते थे, तो ये सब वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने स्कूलिंग तो भोपाल से ही की थी, बाकी फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं दिल्ली आ गया था 2015 में, और फिर मैंने 3 साल यहीं पर डिग्री की। ओके, सो बात की जाए यूपीएससी की तैयारी के, फिर या फिर यूँ कहें कि मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? क्लास 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, और एक्चुअली 12th के बाद मेरे पास थोड़ा खाली टाइम था तो मैंने हिस्ट्री पढ़ा था। तो मुझे हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि उसी को ऑप्शनल लेके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेता हूँ। थोड़ा गाइडेंस मुझे फैमिली से मिला था, मोस्टली जीजू और पापा ने सजेस्ट किया था कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर हो सकता है। बाकी धीरे धीरे जब मैंने खुद तैयारी करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अच्छा करियर है मेरे लिए। ओके, सो बात की जाए आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए तो उस टाइम पे होता है स्ट्रेटजी बनाना, कैसे बुक्स कलेक्ट करें या फिर कैसे जाएं इस प्रिपरेशन में, तो उस टाइम बताइए कि कैसे स्टार्ट किया आपने? मैंने जैसे स्टार्ट किया वो आई वुड सजेस्ट, मतलब वो आइडियल नहीं है। मैंने तो मोस्टली शुरुआत में कॉलेज किया, और क्रिकेट का मुझे शौक था तो मैं क्रिकेट खेलता था शुरू में। फिर 3rd ईयर से ही शुरुआत करी मैंने प्रिपरेशन की मोस्टली। तो अगर कोई और हो जो शुरुआत करेगा तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1st-2nd ईयर से ही थोड़ा थोड़ा सा लूप में आ जाएं यूपीएससी प्रिपरेशन के। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी लेकर आया है। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जो कि अल्टीमेट एज होगा यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022 के लिए। यहाँ पर आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप एंड अमेजिंग रिवार्ड्स, जो कि वर्थ है 10 करोड़ तक। टॉप रैंकर्स को मिलेगी स्कॉलरशिप, साथ ही एक्साइटिंग गैजेट्स, साथ ही यहाँ पर लकी पार्टिसिपेंट होंगे उनको मिलेंगे अमेजॉन गिफ्ट्स वाउचर, जो कि वर्थ है 10,000। साथ ही जो क्वेश्चंस है वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं विद दी टॉप नॉच अप्रोच के साथ। साथ ही ये जो टेस्ट है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सो डोंट वरी गाइस, आप इजीली इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को डेफिनेटली चेक कर सकते हो। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। और ये जो टेस्ट है वो 15 मई को होने वाला है सुबह 11 बजे से। अगेन मैं आपको बता दूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड जरूर यूज़ करें स्टूडेंटो। आगे मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन, जहां पर आप जीत सकते हो विन अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर सब्सक्रिप्शन। साथ ही टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ पर आपको टेस्ट कर सकते हो। रैंक योर सेल्फ, आप अपने जो टेस्ट दोगे, डेली टेस्ट दोगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप अपने आप को रैंक दे सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी के T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ के बारे में,
वाई प्रशांत धवन सर के द्वारा जो चल रही है, जो कि मंडे और फ्राइडे चलती है शाम 7:30 बजे से, जिसमें कि टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 मिनट में करने होते हैं। यहाँ पर भी आप रिवार्ड्स जीत सकते हो, गिफ्ट्स, वाउचर्स। बात करें जो फर्स्ट रैंकर होगा वो 1000, जो सेकंड रैंकर होगा वो 500, जो थर्ड से 10 रैंकर्स होंगे वो 250 रुपीज़ तक जीत सकते हैं। सो अगेन मैं आपको बता दूं गाइस, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चाहे अल्ट्रा कॉम्बैट की बात करें, चाहे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें, या फिर T20 टेस्ट सीरीज़ की बात करें, सो सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा कोड स्टूडेंटो ज़रूर यूज़ करें फ्री में एनरोल होने के लिए। तो इसके लिए आप NCERT से शुरुआत कर सकते हैं। NCERTs में भी जनरली मैंने मतलब जो लोगों से सुना है वो रैंडमली NCERT सजेस्ट कर देते हैं, जबकि मेरा सिंपल मानना ये है कि NCERT आपकी सिलेक्टेड NCERTs पढ़ें और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होती हैं बेसिकली। तो उससे नोट्स ना बनाएं, सिंपली जल्दी जल्दी उनको निपटाते चलें, तो एक बेसिक फाउंडेशन आपका तैयार हो जाए। फिर आप इंपॉर्टेंट सो अभी बात हुई है सिलेक्टेड NCERT की, तो सिलेक्टेड NCERT कौन सी पढ़नी चाहिए? जैसे कि नॉर्मली अभी सभी लोग सजेस्ट करते हैं ज्योग्राफी के लिए 11 से 12 पढ़ लो, सफिशिएंट है, इस तरीके से बाकी ये जो NCERTs में शुरू का कह रहा हूँ फाउंडेशन बेस बनाने के लिए, वो 8th या 9th से आप पढ़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी स्पेसिफिकली जैसे आपने ज्योग्राफी की 11th-12th की बताई, वो सिलेक्टेड बुक हो गई। फिर उसके लिए आपको नोट्स भी मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि NCERTs से नोट्स बनाने का स्कोप रहता है। कंपैरेटिवली आप देखें कि लक्ष्मीकांत हो गई या स्पेक्ट्रम हो गई, तो उसमें से नोट्स नहीं बन सकते हैं, वो तो खुद ही ऑलमोस्ट नोट्स के फॉर्मेट में। राइट। तो ओके सर, एक इस जर्नी के बारे में बता दीजिए कि आपने कौन सा अटेम्प्ट कब दिया। मे बी आपने UPSC के अलावा भी कोई और गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी दिए होंगे, तो उनका सीक्वेंस बताइए, कब दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा। देन मैंने 3rd ईयर के बाद से प्रिपरेशन मतलब अटेम्प्ट देना शुरू कर दिए थे। तो पहला अटेम्प्ट तो थोड़ा ऐसा सही था, मतलब उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी, कॉलेज एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद ही था, तो उसमें नहीं हुआ क्लियर। फिर दूसरे अटेम्प्ट मैंने अगले मतलब अटेम्प्ट्स में मैंने ब्रेक नहीं लिया है, सारे अटेम्प्ट दिए हैं। दूसरे अटेम्प्ट में आई वुड से कि जो मेरी मिस्टेक मेजर थी वो ये थी कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स पे फोकस करने की कोशिश की, जैसा आपने बोला। तो मैंने SSC भी दिया, मैंने MPPSC की मतलब दिया नहीं, प्रिपरेशन की दोनों की। और हुआ ये कि वो दोनों ही नहीं हुए उस साल, वो कोर्ट केसेस में फंस गए थे। और उसका साइड इफेक्ट ये रहा कि UPSC भी मेरा 5 नंबर से प्री नहीं क्लियर हुआ। तो फिर 3rd अटेम्प्ट में मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं सिर्फ MPPSC का प्रिपेयर कर लेता हूँ, UPSC छोड़ देता हूँ बीच में। पर फिर अब जैसे कोविड मतलब ऑब्वियसली एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन मेरे लिए लकीली ये रहा कि उससे मुझे गैप मिल गया। और फिर पोस्टपोन होने के बाद मैंने सोचा कि अब UPSC के लिए टाइम है तो कर लेता हूँ, तो उस साल फिर प्री क्लियर हो गया। राइट सर। ओके, सो अभी आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए कि प्रीलिम्स के आप लिए क्या स्ट्रेटजी स्पेशली फॉलो करते हो, क्योंकि आपने बताया अभी आपने 2 मेंस लिखे हैं। जी, प्री के लिए सिलेक्टेड बुक्स ही पढ़ें, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बुक्स ना पढ़ें। NCERT जैसे मैंने कहा उनसे नोट्स बनाने के बजाय सिर्फ एक फाउंडेशन बना लें, उसके बाद आप हर टॉपिक के लिए 1 या 2 किताब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, कोई कुछ भी कहे, लक्ष्मीकांत बहुत ही सही किताब है और उससे कंटिन्यूसली हर साल क्वेश्चन आते हैं, भले ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो, वो भी लक्ष्मीकांत से हो जाते हैं मेरे हिसाब से। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है बहुत। एंशिएंट और मिडीवल के लिए आप RS शर्मा और सतीश चंद्र पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT है। GC लॉन्ग में नहीं सजेस्ट करूँगा, मैंने पढ़ी है, उतना वैल्यू नहीं है उसका। बाकी इकोनॉमी के लिए भी NCERTs हैं, और एक कोई आप एक्स्ट्रा सोर्स ऐड कर सकते हैं। मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी और उसका भी मैं कहूँगा कि वैल्यू उतना नहीं है कंपैरेटिवली। बाकी साइंस एंड टेक के लिए वाजीराम की येलो बुक मैंने पढ़ी थी, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी किताब है। और एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS एक अच्छी बुक है। ओके, सो सर बात की जाए मेंस की, क्योंकि आपने 2 मेंस लिखे हैं और डेफिनेटली आपका जब लास्ट मेंस नहीं हुआ था तो उसमें आपने कहीं ना कहीं कुछ कमियां देखी होंगी, फिर कहाँ मार्क्स कम रह रहे हैं, उस पर भी इम्प्रूवमेंट किया हुआ। तो सर मेंस की स्ट्रेटजी बताइए। मेंस मेरा पिछले साल 25-26 नंबर से ही कट ऑफ रह गया था। तो और मैंने जो आइडेंटिफाई किया मेनली कि सबसे बड़ा इशू था ऑप्शनल का ही। मैंने तैयारी नहीं की थी उतने अच्छे से। हिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट था हमेशा से, मैंने ग्रेजुएशन भी उसी में किया था। पर एक डिफरेंस जो मुझे पहले नहीं पता था वो ये था कि ग्रेजुएशन में आपको आंसर्स लिखने होते हैं 5 से 6 पेजेस के, और UPSC के टाइम पे आपके पास बहुत स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहता है, उसमें बहुत क्रिस्प आंसर लिखने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रिपरेशन अलग होनी चाहिए, और थोड़े से आपके जो सोर्सेज हैं वो भी क्लियर कट होने चाहिए। तो इस साल मैंने ऑप्शनल पे ज़्यादा काम किया और मुझे मेंटरशिप भी अच्छी मिल गई। मैंने दोनों ही चीज़ों के लिए, इनफैक्ट GS के लिए भी, GS में मैंने फोरम IAS में एनरोल किया था, वहाँ के मेंटर्स काफ़ी अच्छे हैं और बाकी ऑप्शनल के लिए मैंने GS कोर ज्वाइन किया था। GS कोर में एक्चुअली पिछले साल भी था, लेकिन उस साल मैं भोपाल से ही कर रहा था, इस साल मैं दिल्ली आ गया था। तो यहाँ पे शिव गुप्ता सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड की, मतलब उन्होंने काफ़ी पर्सनल टच प्रोवाइड किया। और मेंटरशिप का फ़ायदा बेसिकली ये है कि
आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल जाते हैं। राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप फीडबैक देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको एक जनरल फीडबैक मिलता है। वहीं अगर कोई मेंटर आपको पर्सनली गाइड कर दे तो आपको डायरेक्टली बता सकता है। जैसे मेरे कंक्लूजन्स में इशू था, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कंक्लूड कैसे करना है, तो सर ने सिंपल बताया कि एक सेंटेंस में समराइज़ कर दो, दूसरे सेंटेंस में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट दे दो, तो उससे बेसिकली एक क्लियर गाइडेंस आपको मिल जाता है, तो आंसर राइटिंग बहुत हेल्प होती है। तो एक तो वही किया। बाकी सोर्सेज भी मैंने पिछली बार हिस्ट्री की इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इस बार मैंने बलियान के नोट्स पढ़े काफ़ी अच्छे से, और वो मोस्टली इनफ है। बाकी और हिस्टोरियोग्राफी के लिए कुछ और सोर्सेज भी पढ़े जा सकते हैं, वो मैं सोच रहा हूँ अगर इस साल नहीं होता है तो अगले साल करूँगा फिर उन्हें। राइट सर। सो आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री कितना हेल्पफुल रहा है प्रिपरेशन में? हिस्ट्री क्योंकि जीएस में भी काफ़ी ओवरलैप होता होगा। जी, हिस्ट्री काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने तो बेसिकली पिक ही इसलिए किया था क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें कहानियाँ जैसे सब दिया रहता है। बाकी हिस्ट्री का ऑप्शनल मैं कहूँगा कि कुछ एक चीज़ें बाहर से नहीं पता चलती हैं, वो मैं स्पेसिफिकली सजेस्ट करना चाहूँगा कोई आगे ले तो। एक तो मैपिंग का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली लोगों को नहीं पता होता है। मैपिंग 50 नंबर की होती है और उसमें 20 साइट्स आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं। मैपिंग का एक स्पेसिफिक इशू ये है कि या तो आपको साइट्स आती हैं या फिर नहीं आती हैं। तो बाकी हिस्ट्री तो ऐसा है कि कोई भी लिख देगा, रैंडम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में सभी लिख देंगे कुछ ना कुछ, पर मैपिंग में ऐसा इशू है कि या तो आपको आएगा और नहीं आएगा, तो वो 50 नंबर का डिफरेंस जो है बहुत बड़ा हो सकता है। पहले मेंस में मैंने मैपिंग उतने अच्छे से नहीं की थी और मैंने 20 में से 10 ही साइट अटैम्प्ट की थी और उसमें से भी आधी गलत थी। इस साल मैंने एटलीस्ट सारी अटैम्प्ट तो की हैं, अब उसमें कितनी सही गलत होंगी वो फिर भी पता चलेगा। तो एक मैपिंग एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बाकी आंसर राइटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है, क्योंकि अगेन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आता ही है थोड़ा बहुत, तो सब आंसर लिख सकते हैं, बट उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव बनाना, उसमें मैप वगैरह ऐड कर देना, उसमें हिस्टोरियोग्राफी ऐड कर देना, स्कॉलर्स के नाम ऐड कर देना, एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना, अलग अलग डायमेंशंस कवर करना, वो सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आज तो अभी आप इंटरव्यू देकर आए हो सर, तो सबसे पहले इंटरव्यू बताइए आपका कैसा रहा इस बार? इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक रहा मेरे हिसाब से। तो बाकी पता नहीं चलता है कि वो लोग किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे जज कर रहे हैं। तो जनरली मैंने आंसर दे दिए थे, एक दो बेसिक सवाल को छोड़ के। बाकी अब पता चलेगा बाकी रिजल्ट्स में कैसा। अराउंड कितने टाइम इंटरव्यू चला आपका? मेरा एक्चुअली पहला ही इंटरव्यू था सुबह, और रफली 25 मिनट के आसपास चला हुआ। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सर इंटरव्यू में? एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है। तो वही अब मैंने बहुत दुनिया भर की प्रिपरेशन की थी कि इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चन मुझसे मध्य प्रदेश के बारे में ही पूछे गए, दुनिया भर क्योंकि मेरा होम स्टेट है जो कि और जो आपने डेफ में मेंशन किया था। जी हाँ, डेफ में होम स्टेट मैंने मेंशन किया था। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मध्य प्रदेश से ही आए। बाकी मेरे हॉबीज़ हैं काफ़ी सारे, गाने बनाना और ये सब, तो इससे रिलेटेड उन्होंने एक दो सवाल पूछे। और बाकी मैंने ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया, उससे रिलेटेड एक सवाल था। तो ओवरऑल मेरा व्यू ये था कि क्योंकि मैंने बाकी ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़े हैं इंटरव्यू के, तो कुछ भी रैंडम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, वो जो आपके बैकग्राउंड से नहीं होता। तो इस मामले में मैं थोड़ा लकी था कि उन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछे। ओके, जो आपकी हॉबीज़ है उससे रिलेटेड क्या पूछा वैसे? हॉबी से रिलेटेड उन्होंने मैंने गाने बनाने का लिखा था हॉबी, तो उन्होंने पूछा कि गाने किस टाइप के बनाते हो। फिर उन्होंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा कि पहले गाने ऐसे बनते थे कि पहले लिरिक्स लिखे जाते थे फिर धुन बनती थी, और अब ऐसा हो गया कि पहले धुन बनती है और बाद में लिरिक्स बनते हैं, तो आप कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, वो बेसिक सवाल। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल उन्होंने पूछा था कि आपको क्रिकेट इतना पसंद है तो आपने क्रिकेट ही क्यों नहीं एज अ प्रोफेशन चूज़ कर लिया, आपने सिविल सर्विसेज क्यों किया, तो वो सब। ओके, आपका कोई गाना हो तो 4 लाइन हो जाए? हाँ, गाना हो जाएगा। मैं जो कंपोज किया है मैंने कोविड अवेयरनेस के बारे में लिखा था एक गाना, जो कि 20 सेकंड हाथ धो सब अब साथ दो, मिलके ही लड़ना है इस बार, हाँ दूरी बढ़ानी है दिल पास लाने हैं, मिलके ही लड़ना है इस बार, हाँ घर बैठे बैठे ये जंग जीत सकते हैं, आसान तो है ये इतनी सी बात, ठाने जो हम सबके लड़ना है मिलके, तो दुश्मन की होनी ही है आज मात, कोरोना हारेगा हाँ, कोरोना हारेगा हाँ।
बहुत बढ़िया, सच में बहुत ज़्यादा मस्त है। आप उस चीज़ को लिख रहे हो जो कि समाज की रियल प्रॉब्लम है या फिर जो चल रहा है लाइफ में। ओके, सो सर आगे बात की जाए, जैसे कि आपने इंटरव्यू के बारे में बताया, लास्ट जो आपने अटेम्प्ट दी उसमें क्या कमियां नज़र आई, उनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करिए और उनको सुधारने के लिए आपने क्या किया। लास्ट अटेम्प्ट अगर पेपर वाइज जाते हैं तो ऐसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरा मतलब जनरली जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं वो लोग आंसर अच्छे लिख लेते हैं, तो ऐसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। उसके हिसाब से मेरे मार्क्स एवरेज हैं, थोड़े और इम्प्रूव हो सकते थे। जिसमें मेरे को बेसिक एक तो चीज़ ये लगी कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे एसे है और एथिक्स है, उनमें अगेन सब लोग सब चीज़ें लिख सकते हैं, बट उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी देना ज़रूरी होता है। और ऑब्जेक्टिविटी आप दे सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, डेटा के थ्रू। तो वो सब मैंने इस बार फोकस किया स्पेसिफिकली। जैसे कि डेटा के लिए एक शून्य इसकी छोटी सी किताब है, तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पढ़ें, पर डेटा हर पेपर से एसोसिएटेड आपके पास हो तो आप उसको ऐसे में कोट कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स भी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जब आप उनको कोट करते हैं तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि इसने ऑब्जेक्टिवली बैक की है अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे में भी की थी, 5 पेपर दिए थे मैंने उसके। GS1 में अगेन GS1 मेरा पिछले साल ऑप्शनल अच्छे से मैंने किया नहीं था प्रिपेयर, तो वो GS1 में भी क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी आता है तो उतना अच्छा मैंने परफॉर्म नहीं किया, प्लस ज्योग्राफी मेरा थोड़ा वीक पॉइंट रहा। तो इस साल मैंने मैप्स बनाने की कोशिश करी क्योंकि GS1 में वही थोड़ा वैल्यू एडिशन पे फोकस किया, और ऑप्शनल थोड़ा बेटर प्रिपेयर किया था तो उस मामले में भी ठीक गया मुझे लगा। GS2 में मेरा पिछले साल भी स्कोर ठीक ही था, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कोशिश करने की नहीं की मैंने। सिंपली आर्टिकल्स वगैरह आप कोट कर दें, थोड़ा डेटा कोट कर दें तो वो ठीक हो जाता है उसमें। GS3 थोड़ा सा डायनेमिक पेपर है और उसमें बहुत सारे एक तो सब्जेक्ट्स हैं, प्लस अगेन उसमें डेटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप कोट जितना करेंगे इकोनॉमी में और इन सब में उतना ही बेहतर रहेगा, तो उसके लिए वही मैंने डेटा वगैरह पॉइंट्स कोट करने की और थोड़ा ऑब्जेक्टिव लिखने की कोशिश करी पॉइंट वाइज। राइट। GS4 में स्पेसिफिकली मुझे लगता है मैंने और इम्प्रूव किया। अगेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन इस बार मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े रियल लाइफ के जो कि मैंने कोट किया और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया। पिछले साल पेपर थोड़ा लंबा आ गया था तो मैंने क्वेश्चन छूट तो नहीं गए थे, पर आखिरी 1 घंटे में 13 क्वेश्चन करने पड़े थे मुझे, जो कि मतलब फेलियर ही है टाइम मैनेजमेंट का, तो वो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आया था आंसर को। तो इस बार मैंने थोड़ा उस पर ध्यान दिया। और फाइनली ऑप्शनल में तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मेंटरशिप की थी तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। राइट। ओके, सो बात की जाए आपका टाइम टेबल, अभी आप कितने घंटे पढ़ते हो एवरेज, क्या टाइम टेबल आप प्रिपरेशन के लिए फॉलो करते हो, क्या स्लॉट बनाते हो कि इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर कैसे करना है? अब मैं ऐसे घंटे जनरली अवॉइड करता हूँ बताना, क्योंकि मैं किसी को भी बताता हूँ तो फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा कम है। मैं 6-7 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ा। मेरे को तो यार मतलब अगर 1 आध महीने पहले बात अलग है, तब थोड़ा 8 घंटे पढ़ चला एग्जाम के टाइम पे तो हो जाता है वो। जनरली मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि सस्टेनेबल नहीं है 8 घंटे से या 10 घंटे से ऊपर पढ़ना। मैं तो नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 6-7 घंटे पढ़ लूँ। उसमें कोशिश ये रहती है कि टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। जैसे अब मैं वाइट बोर्ड पर लिख रखता हूँ कि डेली का मेरा क्या टारगेट है, उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। फिर वीकली एक टारगेट की लिस्ट बना के रखता हूँ, उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, और मोस्टली तो यही है। ओके, सो आपने जैसे प्रिपरेशन की है इतने टाइम तक, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स गेन किए होंगे, या फिर जो आप इधर आप दिल्ली में रह रहे हो ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझ आ रही होंगी ये गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, ये गलतियाँ ना करें तो वो कम टाइम में अपनी सक्सेस को पा सकते हैं UPSC में। सबसे पहला तो यही है कि थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखें, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने की कोशिश ना करें एक साथ। एटलीस्ट UPSC को शुरू के 2-2.5-3 साल आप दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या घर से प्रेशर है तो आप फिर थोड़ा ब्रांच आउट करके दूसरे पेपर दें। पर मेरा मानना है कि अगर आप UPSC को डेडिकेटेड टाइम देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं कंपैरेटिवली। फिर दूसरी चीज़ यही है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें। और अगेन एडवाइस भी ऐसा है कि राजेंद्र नगर करोल बाग में सबको UPSC के बारे में पता है, तो वही भी आपको एडवाइस दे देगा। बुराई नहीं है एडवाइस सबसे लेने में, पर इम्प्लीमेंट वही एडवाइस करें जो आपको सूट करे। आप हर आदमी अलग होता है तो उसको उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। बाकी पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी वैसे शुरू में 2 प्री मेरे क्लियर नहीं होते तो मैंने थोड़ा मोटिवेशन खो दिया था। मैंने सोचा था MPPSC पे चला जाता हूँ। तो वो एक चीज़ मैं बाकियों को सजेस्ट करूँगा कि जब आपके शुरू के भले ही आपको शुरू में फेलियर मिल रहा है, लेकिन होता क्या है कि आप तभी अपने सक्सेस के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है उसमें। तो थोड़ा उस टाइम अगर आप खुद को हिम्मत दे के आगे बढ़ने की बात करें तो वो बेटर रहेगा। और चौथी चीज़ तो यही है कि अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें या लॉजिकली देखें तो UPSC में
सभी लोग ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो जाते हैं, 0.01 सक्सेस रेट है। तो हर चीज़ को लॉजिकली ना देखें, कुछ चीज़ों को दिल से देखें, कुछ चीज़ों को भरोसा रखने की कोशिश करें, उम्मीद रखने की कोशिश करें। जैसे मैं बिलीव का एक पोस्टर लगा के रखता हूँ अपने उस पर कि सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं, कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, मैं उन पे फोकस करता हूँ और भरोसा रखता हूँ कि बाकी चीज़ें अपने आप लाइन में आ जाएंगी। राइट। ओके आसु, आप जो नोट्स वगैरह बनाते होगे या फिर जो रिवीजन करते हो तो वो कितने हेल्पफुल लगते हो, और उनको नोट्स बनाते हो तो क्या सोचकर नोट्स बनाते हो? हाँ, नोट्स बनाने का जैसे आपने बोला सोच के बनाना बहुत ज़रूरी है, रैंडमली बनाते हैं तो दिक्कत होती है। तो कुछ एक बुक्स हैं जिनके जैसे मैंने बताया नोट्स नहीं बन सकते हैं। लक्ष्मीकांत तो स्पेक्ट्रम में बेटर यही है कि आप उसी में थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लें या पेजेस ऐड कर लें, अलग से ना बनाएं। NCERTs ऐसी हैं जो कि 11th 12th या इकोनॉमी और ज्योग्राफी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उनके नोट्स बनाए जा सकते हैं, उसमें से निकाला जा सकता है मटेरियल। पर बाकी फिर प्री में नोट्स का कंपैरेटिवली उतना महत्व नहीं है, मेंस में बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेंस में एक साथ पेपर हो जाते हैं, हर दिन 2 पेपर हैं। तो उस टाइम अगर आप माइक्रो नोट्स बना सकें तो वो बहुत बेटर रहता है। और प्लस मेंस में एक बेनिफिट ये है कि सिलेबस बहुत ही डिटेल्ड है, सब चीज़ें बहुत क्लियरली दी हुई है। तो हर एक कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके आप 1-1, 2-2 पेज लिख लें, उसके नोट्स बना लें, तो वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करता है। ओके सो बात की जाए स्टे मोटिवेट आप कैसे रहते हो, क्योंकि आपके फर्स्ट 3 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाता है, यार हो नहीं रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो अपने आप को स्टे मोटिवेट रखना, फिर अगले एग्ज़ाम के लिए फिर उसी इफिशियंसी के साथ प्रिपरेशन में लग जाना। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल हुआ था मोटिवेशन मतलब कंसिस्टेंटली रखना, पर एक तो ये हुआ कि ग्रेजुअली थोड़ा सक्सेस मिलती गई, मुझे लगा कि मैं इम्प्रूव तो कर रहा हूँ एटलीस्ट। 3rd अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हुआ, 4th में मेरा मेंस क्लियर हुआ, तो वो चीज़ें अपने आप थोड़ा मोटिवेट करती हैं। बाकी मेंटली मैंने थोड़ा शुरू से ही ये समझ लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे ना होने के बाद कि इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट लगेंगे, तो थोड़ा सा मैंने खुद को बोला था कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और मेरे पास एक एडवांटेज ये है कि मैंने थोड़ा यंग एज में शुरुआत की थी, मैं अभी 24 का ही हूँ, तो मेरे पास हमेशा ये ऑप्शन रहेगा कि अगर मैं 6 अटेम्प्ट्स में 6 में ही ना हो बाई चांस, तो फिर मैं कुछ नया स्टार्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं कुछ ना कुछ तो सीखूंगा, एटलीस्ट पेशेंस रखना सीखूंगा, एक वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी होगी, थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। तो वो सब चीज़ें मैं सोचता हूँ कि इनसे बेनिफिट तो हो ही रहा है, भले ही फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो। राइट। सो बात की जाए जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आगे चल के आपने सोचा होगा कि कल को ऑफिसर बनते हो तो ये काम करना है, वो करना है, क्या करने का सोचा है आपने? मैंने बस एक ही चीज़ मेन सोची थी, वो ये है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी दफ्तरों में बड़ा परसेप्शन उनका थोड़ा बुरा है कि बहुत ही एलीट लोग हैं, अप्रोच करने में मुश्किल होती है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑफिसर के बारे में वायरल न्यूज़ सुनी थी कि वो नीचे बैठ के किसी हैंडीकैप्ड व्यक्ति की दरख्वास्त सुन रहे थे, तो वो न्यूज़ वायरल हो गई थी। मेरे हिसाब से ये सब न्यूज़ वायरल नहीं होनी चाहिए, ये सब तो कॉमन चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एज अ सिविल सर्वेंट आपका मेन काम यही है कि आप लोगों की सेवा करें, उसके लिए आपको अप्रोचेबल होना ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर मैं कभी ऑफिसर बनूँ तो कोई भी बेझिझक आके मुझे एटलीस्ट अपनी बात तो सुना पाए, फिर मैं उसके बारे में जो कर सकता। वेरी नाइस। ओके सो जो कैडर वगैरह होता है सर, तो कैडर क्या सोच के आपने प्रेफरेंस दी है, फिर कहाँ दिया है, क्या है? कैडर होम स्टेट ही भरा है। बाकी अब वो अलग अलग जोन्स रहते हैं उसमें। ओके सो लास्ट में जो नए एस्पिरेंट है, तैयारी करना चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? वही मैसेज कि आप उम्मीद रखें और भरोसा रखें और फेलियर से ना घबराएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फेलियर एक जर्नी का हिस्सा है, उससे आपको सीखने को मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तो बस पेशेंटली काम करते रहें, अपना सर झुका के। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करें और बाकी चीज़ों के लिए उम्मीद करें कि वो भी आपके लाइन में आ जाएंगी आपके साथ। राइट। ओके थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया, साथ में उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बताई, टाइम टेबल बताया, बुक्स के बारे में बताया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।